नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर अपने परिवार संग बाबा केदार के दर्शन किए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बाबा केदार का प्रसाद और रुद्राक्ष की माला भेंट की। इसके बाद दिल्ली सीएम ने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजन अर्चन किए। देशवासियों को की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने उनका स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति की ओर से की गई यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना भी की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने परिवार संग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां पहुंची और वहां पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। केदारनाथ धाम भी पहुंची और वहां पर भी आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बाबा के चरणों में मैं अपना माथा टेक सकी। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई, परिवार समेत मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ और मैंने बाबा के चरणों में एक ही अपनी मंशा जाहिर की है कि प्रभु इतना आशीर्वाद हो हम भारतवासियों को कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली के इस लक्ष्य को हम सब मिलकर के पूरा कर सकें। और मेरे ऊपर तो जो प्रभु की कृपा है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों की खुशहाली के लिए, मुझे प्रभु की शक्ति मिले और मैं अपने कार्य में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में दिल्ली के निवासियों की सेवा कर सकूं और हम सब के ऊपर बाबा का आशीर्वाद बना रहे, देश आगे बढ़े, दिल्ली आगे। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से, समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरे दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची, केदारनाथ धाम के दर्शन किए, बद्रीनाथ धाम के भी उन्होंने दर्शन किए। क्या रहा उनका जो टाइम शेड्यूल रहा, कब वो पहुंची, कैसे दर्शन पूजन किए उन्होंने और व्यवस्थाओं को लेकर काफी तारीफ करती हुई दिखाई दी मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल। देखिए, बाबा केदार के दर्शनों के बाद वो तुरंत जो है बद्रीपुरी के लिए रवाना हुई। बद्रीनाथ हेलीपैड पर मंदिर समिति के अधिकारियों और प्रशासन, जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जब मंदिर परिसर में रेखा गुप्ता पहुंची, दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो पूरा मंदिर परिसर और सिंह द्वार के बाहर जो है जय श्री राम और भगवान बद्री विशाल की जय के जयकारे जो है गूंजने लगे। इसके बाद रेखा गुप्ता जो है मंदिर गर्भगृह में पहुंची और पूजा अर्चना के बाद उन्होंने जो है दिल्ली राज्य सहित पूरे देश की जो सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान बद्री विशाल से मनौती मांगी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूरा देश जो है एक प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े और प्रत्येक नागरिक को, जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, समृद्ध हो, इसकी कामना जो है उन्होंने भगवान बद्री विशाल से की है। साथ ही मंदिर समिति की दोनों धामों में जो दर्शन व्यवस्था को लेकर के उन्होंने भी काफी तारीफ की, सराहना की कि इतने उच्च हिमालय में इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि पीक सीजन चल रहा है, यात्रा चरम पर है, प्रतिदिन 25,000 करीबन श्रद्धालु पहुंच रहे। तो इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन और यात्रा प्रबंधन और दर्शन के लिए विकेट हिस्से की उन्होंने काफी सराहना की। जी संजय, दिल्ली की मुख्यमंत्री का दोनों धामों पर पहुंचकर, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन करना और एक तरह से संदेश भी देश और दुनिया को देना कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, तो एक तरह से प्रदेश सरकार की सराहना करती भी वो दिखाई दी। निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक परिणाम जो है यात्रा के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, यात्रा के दौरान और उसके दर्शन के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि किस तरह का उनका अनुभव रहा, तो उन्होंने यही बताया कि जो बद्रीनाथ धाम की जो दिव्यता है, भव्यता है, उनके अंदर जो शांति है, वो जो है मुझे ही नहीं अपितु जो है पूरे
जो यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं पूरे देश विदेश से श्रद्धालु, तो उनके लिए अति जो है शांति का अनुभव जो अनुभूति प्रदान करती है। तो उन्होंने केवल दिल्ली ही नहीं अपितु जो है पूरे देश वासियों के लिए जो है यहाँ मन्नत मांगी है, और ये एक संदेश भी दिया है कि आप आइए, चार धाम की यात्रा कीजिए, यात्रा सुगमता के साथ जारी है और प्रत्येक श्रद्धालु जो है आसानी से यहाँ पे दर्शन कर रहा है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को एकीकृत करने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर सरकार को विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा। अब एक बार फिर दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम सभी से सहयोग की अपील करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन विभाग सशक्त रूप से उभरेगा। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जो हमारे निगम हैं, इनको मर्ज करने का पहले से हमारा लक्ष्य था और ये मर्ज हम निश्चित रूप में आगे करेंगे। हम ये चाहते हैं सभी इसमें अपना सहयोग दें। इसके बाद जो है एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है सशक्त रूप से उभरेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग जो कुमाऊं मंडल के पास आते हैं और वो कहते हैं साहब हमको बद्रीनाथ जाना है, तो वो बताते हैं कि साहब आपकी हम मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बद्रीनाथ हमारे कुमाऊं मंडल के नीचे नहीं आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक टूरिज़्म का एक डिपार्टमेंट हो, मजबूत डिपार्टमेंट हो, तो हम लोगों की सेवा। राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यभार देख रहे प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक कोई अध्यादेश जारी न होने के कारण संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस पंचायत चुनाव न कराए जाने को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत दशमाना का कहना है कि सरकार बार बार पंचायत चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का बस चले तो प्रदेश में या देश में एक भी चुनाव ना करे, क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना राज रखना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में सरकार चुनाव कराने से डर रही है कि कहीं बीजेपी की जमीन न खिसक जाए। हम तो शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने से डर रही है, चुनाव ये कराना नहीं चाहते। इनका बस चले तो पंचायत क्या, निकाय क्या, विधानसभा क्या, लोकसभा क्या, ये देश के अंदर चुनाव ही ना कराए। ये चाहते हैं केवल इनका राज रहे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की ग्रामीण जनता को बिना प्रतिनिधियों के इतना लंबा समय हो गया, क्यों आप टाल रहे हैं बार बार चुनाव? क्या मुसीबत है? क्या आपका चुनाव आयोग राज्य का वो चुनाव कराने में सक्षम नहीं है? क्या पंचायती राज विभाग आपका प्रदेश का वो डिफंक्ट हो गया है? प्रदेश के अंदर ये क्या स्थिति है कि आप प्रशासक पे प्रशासक और उसका कार्यकाल बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। अब आप प्रस्ताव ले आए नया कैबिनेट में और उसके बाद आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि अध्यादेश ला करके उनको 1 साल तक कार्यकाल बढ़ा, मतलब कमाल है। 73वें और 74वें अमेंडमेंट का भी सम्मान आप नहीं कर रहे हो। आप कार्यकाल बढ़ा ही नहीं सकते और उसके लिए आप अध्यादेश ला रहे हैं, उसके बाद आप विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे। तो मैंने आप बताया आपको कि इनका बस चले तो चुनाव करवाए ही ना। वर्तमान में राज्य की सरकार पंचायत चुनाव से भाग रही है, डर रही है। उसको ये मालूम है कि जिस प्रकार से निकाय चुनाव में अधिकांश आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में जितने निकाय के नतीजे आए उसमें इंडिपेंडेंट ज्यादा जीते और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बराबर की टक्कर रही। तो इसलिए इनको डर है कि ग्राम प्रधान में, क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में इनकी जमीन खिसक जाएगी। राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में कौड़ियाल व्यास घाट मोटर मार्ग पर सिंगटाली पुल निर्माण के लिए 57.112 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि ये पुल क्षेत्र के निवासियों और यात्रियों के लिए अहम मार्ग साबित होगा। लंबे समय से इस पुल के निर्माण की क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुल के जल्द निर्माण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गंगा नदी पर बनने वाला सिंगटाली पुल गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों को जोड़ने के अलावा दोनों मंडलों के बीच की दूरी को भी कम करेगा।
साथ ही इससे ईंधन की बचत भी होगी। इस पुल के निर्माण से 35 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की 25 लाख से ज्यादा आबादी को सीधे लाभ पहुंचेगा। वर्षों से लंबित पौड़ी गढ़वाल के यमुकेश्वर के अंतर्गत कौड़ियाला ब्यासघाट मोटर मार्ग पर 150 मीटर जो स्पैन का सिंगटाली पुल निर्माण को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। सिंगटाली पुल के लिए 57 करोड़ 52 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह पुल गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों को जोड़ने के साथ साथ दूरी को भी कम करने वाला होगा और इससे ईंधन की बचत होगी। जो फॉसल फ्यूल हम खर्च करते हैं उसमें भी कटौती आएगी। सिंगटाली पुल निर्माण के बाद 35 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की 25 लाख से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। पुल निर्माण के बाद देहरादून से रामनगर की दूरी 45 किलोमीटर के लगभग कम हो जाएगी और इससे देहरादून और रामनगर की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। सेना देश के गौरवशाली जनता और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा जो है, और देश के सभी कोनों में कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही हैं और हमने जब भी देश का प्रश्न आया हमेशा जय हिंद कहा और आज भी हम देश के साथ मिल करके जय हिंद का उद्घोष कर रहे हैं और पूरा राष्ट्र, पूरा देश हमारे साथ जय हिंद का उद्घोष कर रहा है। आज हल्द्वानी में भी सारी हल्द्वानी, इसके अगल बगल के सारे इलाके के लोग आकर के बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में जय हिंद कहने के लिए आए। देखिए, लोगों में दोनों चीज़ें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोड नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज के रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। देश की सीमाओं पर हमारे वीर जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, साहस का परिचय दिया है और चट्टान की तरह अडिग रहे हैं और हमने जीत हासिल की है। तो इसलिए हम आज उनका सम्मान करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज इस गौरवशाली क्षणों में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला है, अवसर मिला है। हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सेना का राजनीतिकरण किया है। आपदा में भी इन्होंने अवसर ढूंढे हैं और निश्चित रूप से आज जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने पाकिस्तान पर घुस कर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया है और फिर साबित किया है अपने पराक्रम को, अपने वीरता को, अपने सैन्य पराक्रम को प्रूफ किया है हमारी सेना ने। इसलिए आज हम उनको यहाँ पर जय हिंद सभा के माध्यम से उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनका सम्मान देने के यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, जय हिंद सभा का आयोजन किया गया हमारे हाईकमान के द्वारा और आज इस रामलीला ग्राउंड में है और ये शहीदों के सम्मान में और हमारे जो सैनिकों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने हाईकमान को भी और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो उन्होंने लड़ाई में भाग लिया है, मैं उनको बहुत सम्मान से उनको अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जैसा कि एक बढ़िया कार्य हुआ था, सेना ने किया था,
लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसको सीज फायर कर दिया, जो गलत था। सीज फायर नहीं होना चाहिए। पूरा देश उनके साथ था, विपक्ष उनके साथ था, सारी जनता उनके साथ थी। उन्होंने सीज फायर किया, वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए। शहीद हमारे सैनिक बहुत आगे। डोईवाला वन विकास निगम की ओर से सौंग नदी कालूवाला में स्वीकृत खनन लॉट के विरोध में किसानों ने आवाज उठाई है। खनन पट्टे के तोड़ कांटे पर बैठकर किसानों ने जोरदार नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नदी में खनन कार्य का असर क्षेत्र की हजारों बीघा कृषि भूमि पर पड़ेगा। खनन होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी, क्योंकि नदी में खनन होने से नदी के प्राकृतिक जल स्रोत सूखेंगे। साथ ही नदी का जल गहराई में हो जाने के कारण नहरें ऊंचाई में हो जाएंगी, जिससे नहरों में सिंचाई का पानी नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कालूवाला से लगभग 5 बड़ी और 4 छोटी नहरें होकर आती हैं, जिससे क्षेत्र के माजरी ग्रांट, जीवनवाला, फतेहपुर, कालूवाला, बक्सरवाला, भानियावाला कई क्षेत्र की कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। वहीं मामले में उच्च अधिकारियों ने सिंचाई नहर के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी खनन कार्य न करने का आश्वासन दिया है। आपकी बात सही है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जो कालूवाला में जो ये खनन का काम शुरू किया है वन विकास निगम ने, दरअसल में उनका विरोध भी जायज़ है। उनके विरोध का कारण ये है कि यहाँ पर कालूवाला की सीमा, कालूवाला गांव की सीमा से लगती हुई और बक्सरवाला गांव की सीमा तक सौंग नदी का 2 किलोमीटर का एक पोर्शन ऐसा है कि जिसमें 12 महीने पानी रहता है। और इस पूरे इलाके में जो सिंचाई होती है, लगभग 40,000 बीघा ज़मीन मेरे जानकारी में है, जो यहाँ से निकलने वाली 5 बड़ी और 4 छोटी नहरों से सिंचित होती हैं। और इस पूरे क्षेत्र में जिस 40,000 बीघा ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इन नहरों के अलावा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। नदी का जो कालूवाला वाला पट्टा है, जो अभी इन्होंने खोला है, बड़ी जल्दीबाजी में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में भी सुनवाई हुई थी, जिसके एवज में ये सौंग 1, 2 और 3 खुले थे। उसके बाद नदियाँ इतनी गहरी हो चुकी थी कि हमारी जो नहरें थी, हमें पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। 2019 तक इनका खनन का पट्टा खुला रहा, जिसकी वजह से हम किसानों को अपने जनरेटरों खरीद के पानी लिफ्ट करना पड़ा। हालत ऐसी हो गई थी किसानों को कि फरवरी से लेकर जून तक बिल्कुल पानी नहीं मिलता था और किसान बड़ा परेशान था। गन्ना, बरसीन, जो भी फसल उस समय होती थी वो उसकी बर्बाद होती थी। 2021-22 में फिर से सुनवाई हुई थी कि ये खनन फिर से खुलना है, और हम यहाँ पर सैकड़ों किसान यहाँ आए थे कालूवाले के पास, और हमने बिल्कुल विरोध किया था। हमने आत्मदाह तक की चेतावनी दी थी कि अगर ये खुलेगा तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, हम इसे किसी भी हालत में खुलने नहीं देंगे। लेकिन अभी कल ही इन लोगों ने फिर से ये कालूवाला में, जहाँ से 5 नहरें तो यहाँ से निकल रही हैं और 5 बड़ी नहरें नीचे से निकल रही, यानी ये जो 2 किलोमीटर का जो हिस्सा है, इसमें कम से कम 9 नहरें निकल रही हैं, जो करीब 40,000 बीघा जमीन को सिंचित कर रहा है। आप समझ सकते हो कि कितना किसान इफेक्टेड इसमें होगा। कालूवाला सौंग नदी, सौंग 2 में हमारे पास 2 उपखनिज निकासी गेट हैं। एक है कालूवाला और दूसरा बक्सर वाला। हमारे संज्ञान में आया है कि कालूवाला गेट में निकासी के लिए स्थानीय किसानों का विरोध है। उनका विरोध इस बात पर है कि यदि खनन वहाँ किया जाता तो नदी का स्तर नीचा हो जाएगा, जिससे उसके आसपास स्थित नदियों को वाटर की फीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस समस्या को हमारे संज्ञान में आई और मैं यहाँ मौके पर आया हूँ। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। अब चूँकि उत्तराखंड वन विकास निगम को इसकी प्रत्येक स्तर से सारी चीज़ों से संतुष्ट होने के बाद इसकी स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये एक ऐसा विषय है कि नदी प्रारंभ होने के बाद हमारे संज्ञान में आया है। तो इसके लिए इनका ये कहना है स्थानीय लोगों का कि बीच में 2 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जो आसपास। और हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, खनन को लेकर विरोध लगातार चल रहा है, आखिर क्या है पूरा मामला और अभी कहां पर स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं, ये कालूवाला में वन विकास निगम का एक लॉट खुला है। लगभग ये 5 लॉट खुले हैं, जो एक जिसमें कालूवाला है जी। और जो जिस जगह पे ये खनन लॉट खुला है उस जगह पानी के स्रोत हैं जो हजारों बीघा जमीन को सिंचित करते हैं। अगर उस जगह में खनन होता है तो पानी का स्तर नीचे चला जाएगा और नहरों का ऊपर हो जाएगा। तो किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध किया कि इस 2 किलोमीटर
एरिया में खनन ना किया जाए, या तो आगे कर लिया जाए या फिर पीछे कर लिया जाए। तो इस पे वार्ता हुई है। तो क्षेत्रीय टिहरी गढ़वाल के जो वन विकास निगम के अधिकारी थे, उनका कहना है कि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, मैं नया हूं, तो उच्च अधिकारी से बात करके उस 2 किलोमीटर का जो खनन नहीं होने दिया जाएगा, इसका मैं आश्वासन देता हूं। और कब तक दोबारा किसानों से मुखातिब होंगे जो विभाग के अधिकारी हैं? जी, लगातार इनमें बैठक जारी है और 1-2 दिन में ये साफ हो जाएगा। ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सरकार की ओर से जनता को सस्ती दवा का लाभ देने के लिए सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं ताकि जनता को इनका भरपूर लाभ मिले। लेकिन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र संचालक की मनमानी चल रही है। वहीं अस्पताल खुलने का समय सुबह 8 बजे से है, पर लोहाघाट जन औषधि केंद्र में 10 बजे तक ताले लटके रहते हैं और मरीज जन औषधि केंद्र के बाहर इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में आज भी अस्पताल में दूर दूर क्षेत्र से आए बुजुर्ग महिलाएं दवा लेने के लिए जन औषधि केंद्र के बाहर पर्चा लेकर इंतजार करते नजर आए। लेकिन 10 बजे तक औषधि केंद्र में ताला लटका देख उन्हें मजबूरी में बाहर से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं या कई लोग बिना दवा के घर वापस लौट जाते हैं। ऐसे में लोगों ने कहा कि जन औषधि केंद्र संचालक की ओर से कभी भी समय पर केंद्र को नहीं खोला जाता है। साथ ही लोगों ने प्रशासन और सीएमओ चंपावत से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। अब मनमानी हो रही है सब, देख तो रहे हो आप, इतने पैसेंजर हैं, इतने लोग भाग हैं और वहाँ से दवाई कोई मिल नहीं रही। ये सब दवाई यहाँ से लेना है, हमें टाइम से खोलना चाहिए अपनी दुकान ना, ताकि आदमी को परेशानी ना हो। तो कितने दूर से आते हैं लोग बाग, अब हम वहाँ से आ रहे हैं कनगराज। भगवान कार्तिक स्वामी की ऐतिहासिक बद्रीनाथ धाम वसुधारा तीर्थ यात्रा ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर नवदुर्गा मंदिर के दर्शनों के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इस मौके पर ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर में उत्सव का माहौल नजर आया। स्थानीय लोगों ने भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शनों का पूर्ण लाभ अर्जित कर खुशहाली की कामना की और भजन कीर्तन के साथ सभी देवी देवताओं के निशानों और धारियों को बद्रीनाथ हाईवे तक गाजे बाजे के साथ विदा किया। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के सुवारी ग्वास क्षेत्र के आराध्य भगवान कार्तिकेय की ये 8 दिवसीय ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थाटन यात्रा है जो बद्रीनाथ धाम के वसुधारा तक चलेगी। 4 जून को ये आध्यात्मिक यात्रा कौच पर्वत पहुंचने पर संपन्न होगी। 5 जून से कौच पर्वत पर जन कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। भगवान कार्तिक स्वामी 28 मई 2025 को बद्री विशाल और वसुधारा की यात्रा पे निकले हैं। तो कल शाम को हम नरसिंह मंदिर जोशीमठ में विश्राम किया और इसके पश्चात आज लगभग 11:30 बजे यहाँ से बद्री विशाल के लिए जो है कार्तिक स्वामी प्रस्थान करेंगे और आज बद्रीनाथ भगवान के यहाँ रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह वहाँ से वसुधारा के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके पश्चात कार्तिक स्वामी वहाँ स्नान करके सीधे कार्तिक स्वामी धाम को प्रस्थान करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।